प्लेन में बैठे यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक खिड़की से देखती लेडी यात्री की खिड़की पर एक कंकाल का डरावना चेहरा उभरता है। क्या हुआ मैडम? भूत भूत! ओह गॉड, हजारों फीट ऊंचाई पर ये कंकाल कहां से आ गया? तभी खिड़की से अंदर देखता कंकाल गायब हो जाता है और प्लेन के अंदर एक पायलट आकर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले मुल्ले टाइप के दिखने वाले आदमी को गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। क्या हुआ जनाब, क्या हुआ? अरे पायलट साहब, क्या हुआ? इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ जनाब, हमें कहाँ ले जा रही हो? बचाओ बचाओ! मगर पायलट कुछ नहीं बोलता है। प्लेन का दरवाजा खोलता है और उसे लेकर बाहर कूद जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? वो मुल्ला को लेकर क्यों कूद गया? बेचारे मुल्ला का क्या हुआ होगा? वहाँ ऊपर ये घटना हो रही थी। यहाँ नीचे एक गोडाउन में भी एक मुल्ला जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बंदूक लिए बाकी बंदूकधारियों से कह रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? खबर आई है कि हमारे मखदूम साहब को एक पायलट लेकर प्लेन से कूद गए कि उस प्लेन के सारे पायलट मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षित लैंडिंग भी की। तो फिर वो कौन सा पायलट था? बॉस, खबर आई है कि मखदूम साहब को लेकर प्लेन से कूदने वाला वो पायलट सनराइज एयरवेज की वर्दी पहने था। क्या? सनराइज एयरवेज? सनराइज एयरवेज को तो बंद हुए 20 साल हो गए, याद है? उनके सारे यात्री और पायलट को हमने ही जान से मार दिया था। वो कैसे हो सकता है? तभी अचानक उनके गोडाउन में वही वर्दी वाला पायलट किसी भूत की तरह एंट्री करता है। बॉस, ये तो वही पायलट है। पायलट अपना सिर उठाता है तो सभी की चीखें निकल जाती है। अरे इसका चेहरा तो पूरा कंकाल का बना है। तेरी तो। सभी बंदूकधारी उसके ऊपर गोली चलाते हैं। पायलट अपने हड्डियों वाले पंजे से गोली को रोक लेता है और गोली रिवर्स आकर उसी आदमी को लगती है। वो चीखता हुआ वहीं पर मर जाता है। सभी बाहर की तरफ भागते हैं। देखा बॉस, इसने सनराइज एयरवेज की वर्दी पहन रखी थी। लगता है हमें कोई सनराइज एयरवेज के नाम पर डरा रहा है। वो प्लेन आज भी हमारे जंगल के अड्डे पर खड़ा है। सारे पैसेंजर और पायलट की लाशें अभी भी उसमें वैसे ही कुर्सी पर बेल्ट के साथ बंधी पड़ी हैं। फिर भी बॉस, मुझे भी यही लगता है, कहीं कोई पायलट बच तो नहीं गया था। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। सभी एक सुनसान जंगल में गंदे धूल पड़े प्लेन के पास पहुंचते हैं जिस पर लिखा है सनराइज एयरवे। सभी प्लेन के अंदर जाते हैं। देखो प्लेन की हालत 20 साल में पूरा सड़ गया है। और इनके यात्री देखो, इन्हें हमने कुर्सी पर बेल्ट के साथ बांधे बांधे ही मार दिया था। आज भी इनकी लाशें कुर्सी में बेल्ट से बंधी है। हाँ, लेकिन हमारे अड्डे पर तो पायलट आया था। आओ कॉकपिट में पायलट को भी देख लेते हैं। ये देखो, पायलट अपनी सीट पर कंकाल बना बैठा है। उसके हाथ में प्लेन उड़ाने वाला हैंडल अभी भी है। हाँ, हमसे बचने के लिए ये प्लेन उड़ाने के चक्कर में था। हाँ, और उसी पोजीशन में हमने इसे मार दिया था। आओ। अरे ये प्लेन स्टार्ट कैसे हो गया? बॉस, कहीं वो पायलट तो नहीं आ गया? सभी भागते हुए वापस कॉकपिट में पहुंचते हैं। पायलट की कुर्सी पर बैठा हुआ पायलट का कंकाल प्लेन उड़ा रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? भागो भागो, प्लेन का दरवाजा खोलकर निकल जाओ। बॉस, प्लेन तो जमीन से ऊपर उठ गया। क्या? ओ बॉस, अब क्या होगा? अरे घबराओ मत। जैसे इंसानों को मारकर कंकाल बनाया, इस कंकाल को भी मारकर मिट्टी बना देंगे। तभी प्लेन हवा में 2-3 गुलाटी खाता है। वो सब संभलने की कोशिश में यहाँ से वहाँ गिरते हैं।
चीखते हैं। यहाँ नीचे एयर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ अचानक आसमान में एक नए तरीके का प्लेन देखकर चौंक जाते हैं। ये कौन सा प्लेन है? अभी तो किसी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। स्क्रीन पर जूम करके देखते हैं। ओह गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लेन 21 साल पहले उड़ा था और जिस सनराइज एयरवेज को बंद हुए 20 साल हो गए, उसका प्लेन 20 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? हेलो 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 पायलट, कोई हमें सुन रहा है? तब तक प्लेन वहां के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। एयरपोर्ट के एंट्री पर अपने 20 साल के बेटे के साथ बैठी एक उदास लेडी अचानक खुश हो जाती है और चीख पड़ती है, आ गए, देख तेरे पापा आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा अपने होने वाले बेटे को देखने, और वो आ गए। वो लेडी और कंट्रोल रूम के स्टाफ प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? अरे तुम लोग कौन हो? हम ही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने सनराइज प्लेन को हाईजैक किया था और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के बाद भी इन सबको मार दिया था। हमें गिरफ्तार कर लो वरना वो कंकाल पायलट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कंकाल पायलट? सभी भागते हुए कॉकपिट में पहुंचते हैं। अरे ये भी कंकाल बन चुका है। फिर प्लेन उड़ाकर कौन लाया? वो आ गए, वो आ गए, मेरे बंटी के पापा आ गए। अरे कहां से आएंगे तुम्हारे बंटी के पापा? मैं आ गया हूं सर। जब मैं सनराइज का ये प्लेन लेकर उड़ा रहा था तब मेरा बेटा अपनी माँ के पेट में था। मैंने इससे वादा किया था अपने बेटे को देखने मैं वापस आऊंगा और मैं वापस आ गया। बस इन मुजरिमों को वापस ढूंढने में मुझे 20 साल लग गए। बेटे, तुम्हें एक नजर देखने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से कहा था मैं वापस आऊंगा। अब तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूं मैं वापस आऊंगा। क्यों चले गए वापस? क्यों चले गए? सच कहा है किसी ने, कई बार इंसान अपनी जान जाने के बाद भी अपना वादा निभाने और अपनों को देखने जरूर आता है। मैरी डिसूजा की जिंदगी अपने हस्बैंड रेमो डिसूजा के साथ बहुत अच्छी कट रही थी। वो बहुत खुश थी। थैंक यू जीसस, आपने मुझे लाइफ में सब कुछ दिया। अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली, अच्छे इन-लॉज और सबसे अच्छा हस्बैंड हु लव्स मी अ लॉट। मैरी रोज गॉड को थैंक्स बोलती थी। एक दिन की बात है, रेमो, आज मैं मम्मी से मिलने गोवा जा रही हूँ। आई विल बी बैक इन 2 days। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। तुम प्लीज टाइम पे खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। मैंने मेड को बोल दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगी। यस डियर, तुम टेंशन मत लो। हैप्पी जर्नी। मैरी घर से निकली और अपनी कार में बैठ गई। मैरी एयरपोर्ट पहुंची। वो एंटर करने ही वाली थी कि उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल आई है। शिट, अब ये फ्लाइट मिस हो जाएगी। बट वॉलेट के बगैर हाउ विल आई मैनेज? मैं घर जाकर वॉलेट ले ही आती हूँ। मैरी वापस अपनी कार में बैठी और घर की ओर चल पड़ी। मैरी ने अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क की। ये किसकी कार है? लगता है रेमो का कोई फ्रेंड आया है। जैसे ही मैरी घर के भीतर गई तो वो चौंक गई क्योंकि रेमो एक लड़की को किस कर रहा था। रेमो! मैरी लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैरी ये देखकर टूट चुकी थी। मैरी ने टेबल पे पड़ा अपना वॉलेट उठाया और वहां से निकल गई। मैरी रोते रोते अपनी कार ड्राइव कर रही थी। बीच बीच में उसका फोन रिंग हो रहा था। रेमो उसे कॉल कर रहा था।
और मैरी गुस्से में उसका फोन कट कर रही थी। जैसे तैसे मैरी एयरपोर्ट पहुंची। उसने गोवा की नेक्स्ट फ्लाइट बुक की और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फ्लाइट का वेट करते हुए भी मैरी रोती रही। आखिर मैरी ने फ्लाइट बोर्ड कर ली। वो विंडो से बाहर देखते हुए रोती रही। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। क्या हुआ बेटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आंटी, कुछ नहीं। और फिर मैरी अपनी सोच में डूब गई। मैरी को अपना वेडिंग डे याद आया और फिर लास्ट संडे जब मैरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हाउ कैन ही डू दैट? उसने हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अगर ये बच्चा इस वर्ल्ड में आ गया तो क्या मैं अकेले इसे पाल पाऊंगी? मैं इसे रेमो को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैरी के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता गया और एकाएक उसे अटैक आ गया। हेल्प, हेल्प, इस औरत को अटैक आया है। तुरंत ही एयर होस्टेस वहां पहुंची। उसने मैरी का बेल्ट रिलीज किया, उसके कपड़े लूज किए। इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है क्या? एनी डॉक्टर ऑन द फ्लाइट? एक डॉक्टर भागते हुए वहां पहुंचा। उसने मैरी की नर्व्स चेक की, पर देर हो चुकी थी। शी इज नो मोर। मैरी की फ्लाइट में ही डेथ हो गई और इसी दिन से मैरी की आत्मा इसी फ्लाइट में रहती है। जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो लोगों को मैरी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कौन रो रहा है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता कि उनके बगल वाली सीट पे कोई बैठा है। मैम, यहाँ कुछ अजीब है। कोई है यहाँ? कोई लेडी जो रो रही है? नहीं सर, वो सीट बिल्कुल खाली है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर यहाँ कुछ अजीब है। आप प्लीज मेरी सीट चेंज कर दीजिए। एयर होस्टेस को अक्सर पैसेंजर्स की सीट चेंज करवानी पड़ती थी। एक बार ये फ्लाइट रात में उड़ रही थी। मैरी जिस सीट पे बैठी थी उसके बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। वो अपनी ईयरफोन पर म्यूजिक सुन रही थी। वो म्यूजिक एंजॉय कर रही थी कि उसकी नजर अपनी बगल वाली सीट पर पड़ी और क्या हुआ मैडम? वो औरत, वो डरावना चेहरा। कोई नहीं है मैडम यहाँ। नहीं, अभी एक औरत यहाँ थी, वो रो रही थी। मैम रिलैक्स, आप मेरे साथ आइए। एयर होस्टेस ने उस लड़की को पानी पिलाया और उसकी सीट बदल दी। मैम, आप यहीं बैठिए और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं यहीं हूँ। क्या हुआ? कौन चिल्लाया? एक लड़की थी, उसने भी उस आत्मा को देखा। क्या वो भी उसी सीट पर बैठी थी? नहीं, उसके बगल में। पता नहीं क्या होगा, ये किस्से तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बार तो एयर होस्टेस को ही मैरी दिख गई। ओह नो! एयर होस्टेस वहीं बेहोश हो गई। एयर होस्टेस ने अपने सीनियर से बात की। सर, वो वही लेडी है जो फ्लाइट पर मर गई थी। पर कैसे हो सकता है? कोई लेडी मरकर वापस कैसे आ सकती है? वो उसकी आत्मा है। What nonsense! तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर आत्मा पर बिलीव कर रही हो? सर, अगर मैंने खुद नहीं देखा होता तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। पर सर, ये सच है। उस लेडी की आत्मा अभी भी प्लेन में है। उसकी आवाज लोगों को सुनाई देती है और अब तो वो लोगों को दिखाई भी देती है। इससे पहले कि कोई इंसिडेंट हो जाए, आप प्लीज कुछ करिए। Let me check what I can do. उस ऑफिसर ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाया और उसे सारा इंसिडेंट बताया। अब लगता है तू भी आत्माओं पे बिलीव करने लगा है। मैं तो अभी नहीं मानता, पर मेरे प्लेन में होने वाले इंसिडेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तेरी हेल्प लूं। आखिर तू एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। इस बार तू आत्माओं के होने पर यकीन जरूर करेगा। चल, आई एम कमिंग। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपने दोस्त और एयर होस्टेस के साथ उस फ्लाइट पर आया।
क्या आप बता सकती हैं कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था? जहाँ तक मुझे याद है, वो लेडी जब से फ्लाइट में चढ़ी थी वो रो रही थी। फिर 2 घंटे बाद उसके बगल में बैठी लेडी हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। जब मैं वहाँ गई तो वो जोर जोर की सांस ले रही थी और जब तक डॉक्टर पहुँचते वो मर चुकी थी। ओके, मतलब वो यही फ्लाइट में मरी थी। हाँ, यहाँ इस सीट पर। उसका नाम क्या था? मैरी डिसोजा। मैं अपने मशीन से ये तो बता सकता हूँ कि वो यहाँ है या नहीं, पर उसको यहाँ से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको किसी पादरी को बुलाना पड़ेगा। उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने अपने एनर्जी मशीन को ऑन किया और जैसे ही वो मैरी की सीट के पास पहुंचा, उसकी मशीन ने जोर जोर से सायरन बजाना शुरू कर दिया। अब कंफर्म्ड है कि मैरी यही है। अब हम क्या करें? ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, पर इसको मुक्ति दिलवाना जरूरी है। मैं एक पादरी को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। अगले दिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक पादरी को वहाँ ले आए। फादर, लेडी का नाम मैरी है। वो वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसकी आत्मा के होने से लोगों को डर लगने लगा है। Let me see how I can help you. पादरी एक हाथ में रोजरी और दूसरे हाथ में एक क्रॉस लेकर मैरी के बगल वाली सीट पर बैठकर प्रेयर करने लगे। मैरी, मुझे पता है तुम यही हो। तुम मुझसे बात कर सकती हो। हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और फिर कुछ देर बाद पादरी किसी अदृश्य चीज से बात करने लगे। ये देखकर जॉनी शॉक्ड था। फादर, मैरी के साथ क्या हुआ था? ओह, शी वॉज हैप्पी, पर उसकी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल गई जब फादर के मैरी के साथ हुआ किस्सा बताया। और फिर फ्लाइट पर उसे अटैक आया और वो मर गई। ओ नो, पर अब हम मैरी की हेल्प कैसे कर सकते हैं? मैरी मर गई, लेकिन उसे अभी भी अपनी माँ की चिंता है। मैरी की माँ उसके लिए सब कुछ थी। मैरी को मैरिज में धोखा मिला, बट जब उसकी आत्मा उसकी माँ के लिए भटक रही है, मैरी चाहती है कि उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी का आधा शेयर उसकी माँ को मिले ताकि वो आराम से जी पाए। पर यह कैसे होगा? हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैरी फ्लाइट में लोगों को सिर्फ दिखती है, पर वो अपने हस्बैंड रेमो को डराती है। रोज रेमो उसकी आत्मा को देखकर डरता है। हमें सिर्फ मैरी की विश रेमो को बतानी होगी और आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रेमो का एड्रेस निकालता हूँ। जॉनी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और पादरी रेमो के घर पहुँचे। रेमो, मुझे पता है कि मैरी तुम्हें सताती है और इसकी वजह तुम जानते हो। आई नो, मैंने उसको धोखा दिया और अब वो मुझसे बदला ले रही है। नो माय सन, नो। मैरी एक अच्छी आत्मा है, वो बदला नहीं लेगी। वो तुम्हें अपनी विश बताने आई है। अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। कैसी विश? मैरी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। मैरी के अलावा उनका कोई नहीं था, और अब मैरी चाहती है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उन्हें दे दो ताकि उनकी लाइफ अच्छे से बीते। मैरी, forgive me, मैरी, forgive me। शी विल, बस तुम उसकी विश पूरी कर दो। हाँ फादर, मैं मैरी की विश जरूर पूरी करूंगा फादर। रेमो ने अपनी आधी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैरी की माँ के हाथ में रख दिए और वहाँ मैरी की आत्मा ये देखकर खुश हुई और मैरी को मुक्ति मिल गई। मुंबई का माजगांव डॉक, जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ शिप रिपेयर के लिए आती हैं। सालों पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। विदेशी ट्रेडर्स अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चहल पहल वीराने में बदल गई?
वो साल था 1990, जब ला ओपाला नाम की एक रशियन शिप को माज़गांव डॉक के बंदरगाह पर लाया गया था। ला ओपाला दिखने में आम शिप थी, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसे एक बड़े जहाज से खींच कर लाया गया। ला ओपाला को रिपेयर करने लाया गया था। सर, इतनी बड़ी शिप और इसकी ऐसी हालत। मैंने ये शिप रशिया से खरीदी है। उनकी ये शिप रास्ता भटक गई थी और एक अनजान टापू पर अटक गई थी। 1 साल के बाद रसिया वालों ने इस शिप को ढूंढा और इसे अपने अधीन ले लिया। बस मुझे ये शिप कबाड़ के दाम में मिली है। अब क्या, इसे रिपेयर करना है बस। ठीक है सर, मैं जांच करता हूँ। वो मैकेनिक शिप के भीतर गया और उसके पुर्जे जांचने लगा। कुछ देर बाद वो ओनर के पास वापस आ गया। सर, ज्यादा खराबी तो नहीं दिख रही, बस हल्की फुल्की मरम्मत और पेंटिंग के काम की जरूरत है। गुड, तो ये लो एडवांस, काम शुरू कर दो। मैकेनिक बहुत खुश हुआ क्योंकि शिप के रिपेयर से उसे अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैकेनिक ने अपने बंदों को शिप के रिपेयर के काम में लगा दिया। पहले हम इसका इंजन ठीक करेंगे, फिर बाहरी मरम्मत और फिर पेंटिंग। हाँ ठीक है, तो चलो काम पे लग जाओ। मैकेनिक और उसके बंदे शिप के भीतर गए और इंजन के पुर्जों को ठोक पटक कर जांचने लगे। शिप काफी बड़ी थी तो इंजन भी उतना ही बड़ा था। अलग अलग बंदे अलग अलग पुर्जे जांच रहे थे। इन सभी को काम करते करते सूरज ढल गया और अचानक शिप की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे हुआ? अब रुकिए, मैं देखता हूँ। वो बंदा देखने के लिए बाहर आया तो बाहर का मंजर देख के उसके होश ही उड़ गए, जिनमें से एक कैप्टन था। लगता है हम किसी नए देश में आ गए हैं। वो बंदा भागता हुआ भीतर आया। बाहर बाहर भूत है। क्या? हाँ, कैप्टन और उसके लोग। क्या कुछ भी बोल रहे हो? भांग वांग खा के आए हो क्या? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, बाहर मत जाओ। मैकेनिक ने अपने बंदे की नहीं सुनी और फिर भी बाहर चला गया। बाहर का मंजर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस बार कैप्टन के भूत ने उसे देख लिया। हमारे शिप में घुस बैठी है, पकड़ो उसको। आदेश सुनते ही बाकी भूत मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगे। मैकेनिक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके साथियों ने उसे भीतर इंजन के कमरे में खींच लिया। मैंने कहा था ना, पर ये कैसे हो सकता है? सभी लोग चिंतित थे कि अचानक शिप का इंजन चलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये शिप चल रही है। लगता है वो कैप्टन का भूत इसे चला रहा है। और अब हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? मैकेनिक और उसके तीनों साथी सोच ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सभी लोग डर गए और अचानक उन चारों के सामने भूत खड़े थे। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे शिप में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हमें माफ कर दो। उन भूतों ने किसी की एक न सुनी और चारों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन जब जहाज का मालिक अपने लोगों के साथ वहां आया तो वो हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। मालिक सोच में पड़ गया कि ये सब क्यों हुआ।
फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। सुनो, आज रात तुम इस जगह की निगरानी करोगे। तुम्हें किसी भी हालत में जगह पे चढ़ना नहीं है। दूर बंदरगाह से ही इस पर नजर गड़ाए रखना और कल मुझे पूरी जानकारी देना। ठीक है मालिक। वो नौकर मालिक की बताई हुई जगह पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी दूरबीन से जहाज पे नजर रखने लगा। अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये मालिक भी ना ये मतलब के काम देते हैं। खैर मुझे क्या, अच्छा है मैं अपने साथ अपनी साथी ले आया। अब पूरी रात इसके सहारे बिता दूंगा। नौकर ने अपनी शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा। कुछ देर बाद अचानक जहाज की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये कैसे? नौकर ने अपनी आंखें मसली। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मैं यहाँ दारू पीता रहा। वहाँ कोई तो जहाज में चढ़कर चोरी कर रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। शराब के नशे में नौकर अपने मालिक की हिदायत तो भूल ही गया कि उसे जहाज में नहीं चढ़ना है। नौकर जहाज पे चढ़ गया। चोर कहेंगे? मुझे पता है तुम सब यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम लोग इस जहाज से कुछ भी चुरा नहीं सकते। ये मेरे मालिक का जहाज है। हाँ? तेरे मालिक का? ये मेरा शिप है और मेरा ही रहेगा। ऐसे बोलते हुए कैप्टन की भूत ने नौकर को जमीन से उठा लिया और वहीं उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये मेरा शिप है। अपनी नौकर की लाश देखकर मालिक दंग रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सोच में पड़ गया। मैंने इससे बोला था कि शिप पर ना जाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? किसी और को ढूंढूंगा तो शायद वो भी ऐसे ही मरे। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए मालिक ने खुद जहाज पर निगरानी रखने की ठान ली। वो दूर से दूरबीन की मदद से जहाज को देखता रहा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। सूरज भी डूब रहा है। और अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये क्या? मालिक ने दूरबीन से देखा तो उसे जहाज पर कुछ लोग दिखे। ये लोग कौन है? उसने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। मालिक समझ गया कि उन सब की मौत क्यों हुई। अगले दिन मालिक ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जहाज पर बैठकर पूजा करने लगा। ओम ब्रीम ग्रीम वम जम स्वाहा। वो तांत्रिक सूरज ढलने के बाद भी वहीं रहा और मालिक फिर से दूर खड़े रहकर सब देखने लगा। लाइट्स ऑन हुई और जो मालिक ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। कैप्टन के भूत ने तांत्रिक की छाती में खंजर आर पार कर दिया। मालिक ने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वो शिप के आसपास न जाएं और वो सोचने लगा कि कैसे वो इस शिप से छुटकारा पाएगा। उसने वापस रशिया में कॉल किया, पर उन लोगों ने वो शिप वापस ले जाने से मना कर दिया। आए दिन कोई न कोई इस शिप के भूतों का शिकार बनता था। सभी लोग परेशान थे कि इस शिप का क्या किया जाए।
लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई कि माझगांव डॉक पर खड़ी लाओपाला शिप में भूत रहते हैं और धीरे धीरे लोगों ने माझगांव डॉक जाना बंद कर दिया और इसीलिए माझगांव डॉक जो कभी व्यस्त बंदरगाह था वो एक हॉन्टेड शिप की वजह से वीरान बन गया। आज भी लोग सूरज ढलने के बाद माझगांव डॉक के आसपास भी नहीं जाते।